अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोकजीवन में सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि ज्ञान, चतुराई और नैतिकता के आदर्श बन चुकी हैं। बीरबल की सूझबूझ, विवेक और हाजिर जवाबी ने न केवल दरबार में अकबर को प्रभावित किया, बल्कि आज भी उनकी कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रेरित करती हैं। यह कहानी ऐसे समय की है जब बादशाह अकबर को एक रहस्यमयी समस्या ने घेर लिया था। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे नगर को अंधकार में डुबो दिया और जहां सच्चाई तक पहुंचना एक गंभीर चुनौती बन गया। लेकिन जैसे हर बार, बीरबल की बुद्धि ने न्याय और प्रकाश का रास्ता खोज निकाला। कहानी की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह शाही दरबार में हलचल मच गई। नगर के लोग परेशान थे, बाजार बंद थे और व्यापारी, पुजारी, साधु संत सभी भयभीत थे। कारण था, 3 रातों से नगर के अलग अलग हिस्सों में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही किसी क्षेत्र में अचानक घुप अंधेरा छा जाता था। न दीपक जलते, न मशालें। यहाँ तक कि तारे और चांद भी मानो उस स्थान से रूठ जाते। और जब सुबह होती तो वहां रहने वाले लोगों के घरों से कीमती सामान गायब होता। बादशाह अकबर को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई और अपने खास वजीर बीरबल को बुलाया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह कोई मामूली डकैती नहीं लगती। 3 रातों में 3 स्थानों पर यह अजीब अंधकार और फिर चोरी। क्या यह कोई टोना टोटका है या कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह हो सकता है कि यह अंधकार कोई भ्रम हो या जानबूझकर फैलाया गया हो। मुझे एक रात चाहिए इसकी तह तक पहुंचने के लिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आज रात तुम अपने अनुसार योजना बनाओ। यदि तुम इस रहस्य को सुलझा सको तो हम एक बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले कुछ घंटों में अपने भरोसेमंद सिपाहियों, नगर के कोतवाल और कुछ विश्वस्त दरबारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक गुप्त योजना तैयार की। उन्होंने तय किया कि इस बार संभावित क्षेत्र सुदर्शन मोहल्ला होगा, जहां अगली घटना होने की संभावना थी। रात होते ही बीरबल ने सादे कपड़े पहनकर वहां एक व्यापारी के घर में डेरा डाला और अपने सिपाहियों को छुपा दिया। पूरा मोहल्ला सामान्य दिख रहा था। लोग पहले की घटनाओं से डरकर अपने घरों में बंद थे। रात के लगभग तीसरे पहर अचानक एक अजीब सा धुंधलका उस मोहल्ले में छा गया। दीपक अपने आप बुझ गए। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी तारे गायब हो गए। बीरबल समझ गए, यही वह क्षण है। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा, 3 छायाएं मकानों की छतों से फिसलती हुई चल रही थीं। उनके हाथों में कोई यंत्र था जिससे अजीब धुआं निकल रहा था और वो घरों के दरवाजों पर कुछ लगा रहे थे। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक जोरदार दौड़ के बाद तीनों पकड़े गए। उनकी आंखों पर पट्टी थी और शरीर पर काले रंग की चादरें। पकड़े गए लोगों में 2 युवक थे और एक तीसरी आकृति स्त्री के भेष में थी। साजिश का पर्दाफाश। सभी को दरबार में लाया गया। अकबर दरबार में बैठे सब सुन रहे थे। तीनों अपराधियों से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वे चुप रहे, परंतु जब बीरबल ने उनकी पिटाई की धमकी दी तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। बड़ा युवक बोला, हुजूर, मेरा नाम निजाम है। मैं एक जादूगर का शिष्य था, परंतु जब वह मर गया तो उसकी जड़ी बूटियों और धुएं के प्रयोग हमने चोरी से सीख लिए। यह धुआं एक विशेष तरह की घास और पत्तियों से बनता था जिससे आंखों की रोशनी कुछ घंटों के लिए शिथिल हो जाती है। दूसरा युवक बोला, हमने सोचा कि इस धुएं का उपयोग कर मोहल्ले में डर फैलाया जाए और चोरी की जाए।
अंधेरा, डर और भ्रम ये हमारे सबसे बड़े हथियार थे। तीसरी औरत, जो वास्तव में एक पुरुष था, बोला, मैं औरत के भेष में इसलिए रहता था ताकि कोई शक न करे। मैंने ही मोहल्ले की महिलाओं से मेलजोल बढ़ाकर नक्शे और घरों की जानकारी ली थी। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पीछे कोई और तो नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, इनका मुख्य सहयोगी नगर का ही एक प्रसिद्ध तेल व्यापारी है, नाम है भूरामल। ये चोर उसका माल चुराते और वह उन्हें मोल देकर चोरी का सामान खरीदता। अकबर ने क्रोध में आदेश दिया, भूरामल को तुरंत गिरफ्तार करो। बीरबल, तुमने इस रहस्य को बड़ी कुशलता से सुलझाया। यदि समय रहते यह पकड़े न जाते तो नगर में अराजकता फैल जाती। इनाम और शिक्षा। बीरबल की समझदारी से पूरा नगर राहत की सांस लेने लगा। व्यापारियों ने फिर से अपने दुकानें खोल लीं और लोग चैन की नींद सोने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को सोने की 100 अशर्फिया और एक कीमती अंगूठी पुरस्कार में दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ अंधकार ही नहीं मिटाया बल्कि लोगों के मन का भय भी समाप्त किया। एक सच्चा मंत्री वही होता है जो समय पर सही निर्णय ले और लोगों के विश्वास को बनाए रखे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मेरी बुद्धि आपकी न्यायप्रियता का ही प्रतिबिंब है। जब शासक दृढ़ होता है तब मंत्री का साहस दुगुना हो जाता है। उपसंहार। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कभी-कभी अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, वह हमारे भय और भ्रम से भी उत्पन्न होता है। ऐसे में बीरबल जैसे ज्ञानी और निडर व्यक्तित्व ही समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि साहसिक कार्यों और सटीक निर्णयों में होती है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसाल बन चुकी है। बीरबल न केवल एक कुशल सलाहकार थे बल्कि वह समाज में व्याप्त अन्याय, छलकपट और अंधविश्वास को अपने चतुर मस्तिष्क और विनोदी शैली से उजागर करने में भी निपुण थे। आज की यह कहानी एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है जब बीरबल को एक ऐसे विवाद का सामना करना पड़ा जिसमें राजा स्वयं भ्रमित हो गए थे और सत्य, झूठ और नाटक के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर के दरबार में दूरदराज के व्यापारी, राजदूत, कलाकार और आमजन न्याय की उम्मीद में आया करते थे। अकबर का न्याय प्रसिद्ध था, लेकिन उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी बीरबल की समझदारी। एक दिन सुबह सुबह दरबार में दो व्यक्ति उपस्थित हुए, एक युवक जिसकी आंखों में आक्रोश था और दूसरा एक अधेड़ पुरुष जो अत्यंत शांत भाव से खड़ा था। दोनों ही अत्यंत भव्य वस्त्रों में थे, लेकिन व्यवहार और वाणी में स्पष्ट भिन्नता थी। युवक ने अकबर को प्रणाम कर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम है युवराज चंद्रवीर। मैं दक्षिण प्रांत के सामंत का पुत्र हूँ। यह व्यक्ति, उसने अधेड़ की ओर इशारा किया, मेरे पिताजी के विश्वासपात्र मंत्री थे। कुछ समय पहले मेरे पिता का निधन हो गया और यह मंत्री, नाम है वशिष्ठ, उनकी मृत्यु के बाद मेरी सारी संपत्ति और अधिकार हड़प कर स्वयं राजा बनने का दावा कर रहा है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने वशिष्ठ की ओर देखा। वह शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, यह युवक भ्रमित है। राजा की मृत्यु से पूर्व उन्होंने मुझे ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह बात दरबार के कई गवाहों ने सुनी थी। मेरी नीयत पर शक करना इस राज्य की परंपराओं का अपमान होगा। अकबर कुछ क्षण सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला अत्यंत नाजुक है। दोनों ही सज्जन उच्च कुल के हैं और दोनों ही अपनी बात पर अडिग हैं। हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। बीरबल ने धीरे से कहा,
जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं सत्य तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले उन सैनिकों और सेवकों से मुलाकात की जो वशिष्ठ और चंद्रवीर के महल में कार्यरत थे। सभी ने बहुत सतर्कता से उत्तर दिए। कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। वशिष्ठ के प्रभाव के कारण सब भयभीत थे। फिर बीरबल ने चंद्रवीर से अकेले में बात की। तुम्हारे पिता ने कभी कोई लिखित वसीयत छोड़ी थी क्या? नहीं बीरबल जी। उन्होंने मौखिक रूप से कई बार मुझसे कहा था कि मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगा, लेकिन अंतिम समय में वशिष्ठ उन्हें अपने कक्ष में ले गया था और बाहर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। बीरबल को यह बात खटक गई। उन्होंने वशिष्ठ को भी अकेले में बुलाया। क्या कोई दस्तावेज है जिससे सिद्ध हो कि तुम्हें राजा ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? वशिष्ठ मुस्कुराया। नहीं बीरबल जी। उस क्षण राजा बहुत अस्वस्थ थे। उन्होंने मुझसे मौखिक रूप से कहा था, तुम ही राज्य को संभालो। यह मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया। बीरबल अब सोच में पड़ गए। दोनों पक्षों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। एक ओर पुत्र का अधिकार था, दूसरी ओर अनुभव और कथित आदेश। परंतु सच्चाई इनमें से किसी एक के पास थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने को कहा और पूरे दरबार को सूचना भिजवाई कि कल एक बहुत ही विचित्र न्याय सुनाया जाएगा। अगले दिन दरबार में भीड़ अधिक थी। सभी उत्सुक थे, आखिर बीरबल इस बार क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस मामले की गहराई से जांच की है और यह स्पष्ट है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। मैंने एक उपाय सोचा है जिससे खुद सच्चाई प्रकट होगी। बीरबल ने एक सिपाही को आदेश दिया, राजा चंद्रप्रकाश, चंद्रवीर के पिता की समाधि से कुछ मिट्टी लाकर लाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। मिट्टी लाई गई। बीरबल ने 2 कलश मंगवाए, दोनों में पानी भरा और उनमें से एक में वह मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने दोनों को एक एक कलश देते हुए कहा, आप दोनों को इस कलश को अपने पास रखना है। यह राजा की समाधि की मिट्टी है। आज रात आप दोनों इस जल से प्रार्थना करेंगे। जिसके मन में सच्चाई होगी, उसकी प्रार्थना से यह जल साफ हो जाएगा। कल दरबार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। सब हैरान थे। क्या सचमुच ऐसा होगा? रहस्योद्घाटन। अगले दिन दोनों दरबार में आए। बीरबल ने दोनों से उनके अपने कलश प्रस्तुत करने को कहा। चंद्रवीर का जल पहले जैसा था, हल्का मटमैला, परंतु वशिष्ठ के कलश में जल पूरी तरह से साफ था। दरबार में कुछ फुसफुसाहट हुई। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, वशिष्ठ, तुम्हें धन्यवाद कि तुमने स्वयं सच्चाई को सामने लाया। वशिष्ठ चौंका, क्या मतलब? बीरबल बोले, तुम्हारे जल का साफ होना ही सिद्ध करता है कि तुमने झूठ बोलने के लिए कुछ रसायन उसमें डाले हैं। मैंने विशेष जड़ी बूटियां उस मिट्टी में मिलाई थीं जो केवल तभी जल में प्रभाव दिखाती जब उसमें कोई रासायनिक मिलावट न हो। चंद्रवीर का जल वैसे ही रहा जैसे हम लाए थे, लेकिन तुमने भयवश उसमें कुछ डाला ताकि जल स्वच्छ दिखे, जिससे तुम्हारा झूठ छिप सके। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि सत्य किसी भी रूप में छुप नहीं सकता। न्याय का आदेश। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वशिष्ठ को उसके अपराधों के लिए बंदी बनाया जाए और उस पर दंड लगाया जाए। चंद्रवीर को उसके राज्य और अधिकार लौटाए जाएं। चंद्रवीर की आंखों में कृतज्ञता थी। वह झुककर बीरबल को प्रणाम करता है और कहता है, आपके बिना मैं जीवन भर अन्याय सहता रहता।
आपने मुझे मेरे पिता की विरासत लौटाई है। बीरबल बोले, एक सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे, और तुमने किया। न्याय का कार्य केवल राजा या वजीर का नहीं, बल्कि हर नागरिक का भी होता है। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य और न्याय की राह चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक से उसे पाया जा सकता है। बीरबल ने न केवल एक राज्य को सही उत्तराधिकारी लौटाया, बल्कि यह भी सिखाया कि बिना तलवार उठाए केवल चतुराई और सत्य की शक्ति से भी बड़े से बड़ा अन्याय मिटाया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की वह रोशनी हैं जो आज भी हमें चतुराई, न्याय, नैतिकता और विवेक की सीख देती हैं। बीरबल न केवल दरबार में बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि आमजन में न्याय का चेहरा माने जाते थे। उनकी कहानियां यह सिद्ध करती हैं कि किसी भी गूढ़ समस्या का हल केवल तलवार या शक्ति से नहीं, बल्कि सूझबूझ और ईमानदारी से निकाला जा सकता है। आज की यह कहानी एक ऐसे षड्यंत्र की है जहां दो चालाक व्यक्तियों ने मिलकर एक सीधा साधा आदमी फंसाने की योजना बनाई, लेकिन बीरबल की बुद्धि के आगे उनकी चालबाजी टिक नहीं सकी। प्रारंभ। एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी, विद्वान और सेनापति अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर सिंहासन पर थे और बीरबल सदैव की भांति उनके दाईं ओर। तभी दरबार में दो व्यक्ति सज्जन वेश में घबराए हुए आए और बादशाह को सलाम कर बोले, जहां पनाह, हमारी अर्ज सुनिए। हम दो व्यापारी हैं। मेरा नाम है रमजान और यह है हरदयाल। हम दोनों ने मिलकर एक नीलम रत्न खरीदा था, जिसका मूल्य 1000 अशर्फिया था। लेकिन आज सुबह पता चला कि वह नीलम चोरी हो गया। बादशाह ने पूछा, चोरी कहाँ से हुई? रमजान बोला, हमने वह नीलम एक पिटारे में रखकर अपने तीसरे साथी, नाम है रघु, के पास अमानत के तौर पर सौंपा था, क्योंकि हमें कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना था। लेकिन जब हम लौटे तो उसने कहा कि पिटारा खाली है। हरदयाल ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि रघु ने ही वह नीलम चुराया है। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, रघु को दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में रघु, जो साधारण वस्त्रों में ईमानदार सा दिखता था, दरबार में लाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, रघु, तुम पर आरोप है कि तुमने अपने मित्रों की अमानत चुराई है। क्या यह सच है? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने पिटारा ज्यों का त्यों रखा था। जब ये लोग लौटे तब उनके सामने ही वह खोला गया और उसमें कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि रत्न कहाँ गया। अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले है। न्याय इस दरबार की नींव है और मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा जहांपना। मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की जांच प्रारंभ। बीरबल ने तीनों से अलग अलग बातचीत शुरू की। सबसे पहले उन्होंने रमजान और हरदयाल से पूछा, क्या आपने पिटारे को सील किया था? हाँ, रमजान बोला, हमने उस पर मुहर लगाई थी। क्या पिटारे की मुहर टूटी हुई थी जब आप लौटे? नहीं, हरदयाल बोला, मुहर वैसी ही थी जैसी हमने लगाई थी। यह बात बीरबल को अजीब लगी। फिर उन्होंने रघु से पूछा, तुम्हारे पास पिटारा कहाँ रखा था? जनाब, वह मेरे घर के पूजा कक्ष में रखा था, जहां कोई नहीं आता। क्या किसी ने उस कमरे में प्रवेश किया? नहीं, बीरबल जी, केवल मैं ही उस कमरे में जाता था। बीरबल अब गहराई से सोचने लगे। यदि मोहर टूटी नहीं थी तो रत्न कैसे गायब हो गया?
या तो यह पिटारा पहले ही खाली था, या फिर रघु ने चालाकी से मोहर हटाकर रत्न चुरा लिया और मोहर फिर से जोड़ दी। या एक तीसरी संभावना, कहीं यह दोनों व्यापारी ही तो कोई चाल नहीं चल रहे। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और पूरे दरबार के सामने एक अलग प्रकार का न्याय करने की योजना बनाई। अगले दिन तीनों व्यक्ति दरबार में आए। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहां पनाह, मैंने भगवान के एक विशेष साधु से एक दिव्य धूपमाला मंगवाई है। यह माला झूठ बोलने वालों की पहचान करती है। मैं इस माला को इन तीनों के सामने जलाऊंगा और जो झूठा होगा वह धुएं की गंध सह नहीं पाएगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने माला जलाई। हल्की सी खुशबूदार धुआं निकला, पर कोई विशेष बात नहीं हुई। बीरबल बोले, अब तीनों व्यक्ति अपने स्थान से हटें और इस धूप के पास आकर मुझसे 10 कदम दूर चलकर जाएं। रमजान सबसे पहले आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन जब वह धूप के पास से गुजरा, उसने अपने नथुनों को सिकोड़ लिया और अपनी आंखें मिचका लीं। हरदयाल भी वैसा ही करता दिखा, लेकिन रघु सीधा चलता रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। बीरबल मुस्कुराए। सच का खुलासा। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहां पनाह, रघु निर्दोष है। चोरी रमजान और हरदयाल की चाल थी। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, यह कैसे तय किया तुमने? बीरबल ने उत्तर दिया, यह धूप माला कोई दिव्य वस्तु नहीं थी। यह साधारण चंदन और कपूर की बनी थी। मैं केवल यह देखना चाहता था कि कौन व्यक्ति पहले से डरा हुआ है। जब मैं कहता हूं कि झूठा व्यक्ति धुएं की गंध सह नहीं पाएगा, तो जो झूठा होगा वह पहले से ही मानसिक रूप से विचलित हो जाएगा। रघु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह सच बोल रहा था। बाकी दोनों ने अपनी शारीरिक भाषा से खुद को प्रकट कर दिया। बीरबल थोड़ा रुके और फिर बोले, इसके अतिरिक्त एक और बात। यदि पिटारा मुहर बंद था और खोलने पर रत्न नहीं मिला, तो यह कैसे हो सकता है? इसका एक ही उत्तर है, पिटारे में शुरू से ही रत्न नहीं था। रमजान और हरदयाल ने यह चाल चलकर रघु को फंसाने की योजना बनाई, ताकि वे उससे कोई पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकें या अपनी चोरी को उस पर थोप सकें। बादशाह अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन दोनों चालबाजों को गिरफ्तार किया जाए और उनसे रघु को हर्जाना दिलाया जाए। रघु का सम्मान। रघु की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल जैसे न्यायप्रिय और चतुर मंत्री न होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझता हूं कि सच्चा न्याय तलवार से नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की बुद्धि से ही मिलता है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय करना राजा का धर्म है और उसे सिद्ध करना मंत्री का कर्तव्य। जब दोनों साथ होते हैं तो कोई भी झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सकता। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो, चतुराई और ईमानदारी से उसे उजागर किया जा सकता है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि विवेक और न्याय के बल से ही समाज को सच्ची दिशा